चीन में दीर्घकालीन हाउसिंग संकट का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि चीन स्थिति बुरी है। मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और नहीं चाहता ऐसा चीन के साथ हो। प्रॉपर्टी मार्केट उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चीन में युवा सस्ते घरों की तलाश में गरीब इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का दौर है। चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है और योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही है। चीन एक टाइम बम की तरह मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन राष्ट्रपति शी के असफल मॉडल की बात करती है। पिछले दशक में चीन की संपत्ति आर्थिक विकास के इंजन से जोखिम कारक बन गई है। इन 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया को अपने सबसे बड़े डर को साकार होते हुए दिखाया। हजारों चीनी छात्रों ने तियानानमेन स्क्वायर में एकत्रित होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग की। सीसीपी कुछ ऐसा देखकर घबरा गई जो उनके शासन के लिए खतरा था। इतने डर गए कि सीसीपी ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक क्रूर हमला शुरू करने का फैसला किया। हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। हजारों लोग गायब हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतर की उम्मीद की। तियानानमेन के बाद सीसीपी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कोई माफी या जवाबदेही नहीं। उन्होंने इसे ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया, जिक्र करने पर बैन लगा दिया और चुपचाप सार्वजनिक स्मृति से मिटा दिया। उन्होंने एक नया वादा दिया, चुप रहो और तुम्हें ढेर सारी नौकरियां, सस्ते घर और एक ऐसा भविष्य मिलेगा जहां हर कोई अमीर बन सकता है। बस सिर झुकाए रखो। यही सौदा था जो कुछ समय तक चला, जिससे अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया। शहर विकसित हुए और लाखों लोग गरीबी से बाहर आए, परंतु अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहे। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। रियल एस्टेट बाजार धराशायी हो गया है। घर खरीदारों द्वारा अधूरे अपार्टमेंट्स पर मॉर्गेज भुगतान से इनकार। बैंक निकासी पर रोक लगा रहे हैं। फैक्ट्री मजदूर महीनों से बिना वेतन काम कर रहे हैं। देश भर में छोटे बड़े व्यवसाय बंद हो रहे हैं। इस बार छात्रों के साथ साथ अन्य लोग भी विरोध में शामिल हैं। ये हर कोई है। मुझे यकीन है कि आप लोग एवरग्रांडे को याद करते होंगे 2022 में। उस कंपनी के पतन के बाद चीन में स्थिति काफी बदतर हो गई थी। लोगों ने सब कुछ खो दिया और जब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा तो वे सरकार के खिलाफ लड़ने से नहीं डरे। इसलिए पूरे चीन में सीसीपी विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। जब हमने इस विरोध प्रदर्शन को कवर किया तो हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज और प्रतिबंधित किया गया, जबकि अन्य विरोध प्रदर्शनों पर हमारे वीडियो ठीक रहते हैं। हमें इसकी समझ नहीं आई। चीनी विरोध प्रदर्शनों को कवर करना एक समस्या लगता है। हालांकि YouTube ने अपनी गलती स्वीकार कर इसे उलट दिया है। उन्हें अपनी गलती मानने में 1 साल से ज्यादा लगा। मुझे लगता है यह वीडियो भी डिमोनेटाइज और प्रतिबंधित हो सकता है, क्योंकि मैं फिर उसी विषय पर बात कर रहा हूं। तो अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो यह वाकई मेरी बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। अब चलिए देखते हैं कि चीन के रियल एस्टेट संकट की शुरुआत कैसे हुई। चीन में किसी व्यक्ति के लिए घर का मालिक होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह परिवार रिटायरमेंट प्लान करते हैं, माता पिता संतानों का भविष्य सुरक्षित करते हैं और युवा शादी के लिए तैयारी दिखाते हैं। असल में चीन के कई हिस्सों में अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको इतना स्थिर नहीं माना जाता कि आप परिवार शुरू कर सकें। इसीलिए दशकों से परिवारों ने अपनी पूरी कमाई प्रॉपर्टी में निवेश की है। कई बार ऐसे घर खरीदकर जिनमें रहने का इरादा भी नहीं, सिर्फ संपत्ति को सुरक्षित रखने और सुरक्षा दिखाने के लिए। यह हर किसी के भरोसे की चीज बन गई क्योंकि इसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही दिखती थी। कम्युनिस्ट सरकार ने भी डेवलपर्स को निर्माण जारी रखने हेतु भारी लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय अधिकारियों ने पैसे जुटाने के लिए जमीन बेची और लोग निरंतर खरीदते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई जोखिम नहीं है। रियल एस्टेट आधुनिक चीन के सपने की नींव बन गया और कुछ समय के लिए यह सफल रहा। कीमतें बढ़ी, संपत्ति बढ़ी, लोग चुप रहे और खरीदते रहे। परंतु अब देश को एकजुट रखने वाली और चीन में सबसे सुरक्षित निवेश कही जाने वाली वस्तु एक टाइम बम बन गई है। आज पूरे चीन में 60 मिलियन से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं। 400 मिलियन वर्ग मीटर से अधिक के बेचे न गए मकान 6 पूरे मैनहट्टन के बराबर क्षेत्रफल को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें अधूरे मकान और निर्माण स्थल शामिल नहीं हैं जो पैसा खत्म होने पर बीच में ही छोड़ दिए गए थे। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक रुकी हुई या अधूरी मकान परियोजनाओं की कुल कीमत अब करीब 93 ट्रिलियन युआन है। यह करीब 13 खरब डॉलर है। तुलनात्मक रूप से यह राशि पिछले वर्ष चीनी घर खरीदारों द्वारा खर्च की गई कुल राशि से
8 गुना अधिक है। खाली या अधूरे घरों से पहले से बिके घरों की कीमतों में गिरावट आ रही है। अक्टूबर 2024 में नए घरों की कीमतों में 5.9% की गिरावट आई, जिससे लगातार 16वें महीने कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चीनी परिवारों के लिए उनका घर ही उनकी सारी जमा पूंजी, रिटायरमेंट प्लान और आपातकालीन सुरक्षा कवच है। यह जानना आश्चर्यजनक है। घरों की कीमतों में गिरावट से न सिर्फ रियल एस्टेट बाजार प्रभावित होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा की भावना को भी झटका लगता है। लोगों का सिस्टम पर विश्वास कम होने लगा है, जिसे अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अधिकारियों ने माना है कि रियल एस्टेट, जो कभी चीन की कुल जीडीपी का लगभग 30% था, अब अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान नहीं दे रहा है। यह बोझ बन गया है, उपभोक्ता खर्च और व्यापारिक विश्वास को दबा दिया है और जनता के भरोसे में गिरावट ला दी है। यही वह हिस्सा है जो सीसीपी को डराता है, क्योंकि यह वही है जो 2008 में अमेरिका के साथ हुआ था। उस समय रियल एस्टेट अमीर बनने का एक पक्का तरीका लगता था। कीमतें लगातार बढ़ती रहीं और हर कोई, बैंक से लेकर खरीदार तक, यह मानने लगा कि वे कभी नीचे नहीं जाएंगी। जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ इतनी ज्यादा थी कि डेवलपर्स ने नींव डालने से पहले ही पूरे कॉम्प्लेक्स बेच डाले। लोग सिर्फ घर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी भी इस उछाल का लाभ लेने के लिए खरीद रहे थे। निर्माण पूर्ण होने के बाद भी कई घर खाली पड़े रहे। इनके मालिक थे, परंतु कोई नहीं रहता था। जब अंततः मंदी आई, वह अत्यंत भीषण थी। कीमतें गिरी, बैंक डूबे, लाखों बेघर हुए, पूरी वित्तीय संस्थाएं ढह गईं। इससे एक वैश्विक मंदी आई, जिससे उबरने में वर्षों लगे। परंतु अब स्थिति भिन्न है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विविध थी। लोगों के पास शेयर, रिटायरमेंट अकाउंट्स और छोटे व्यवसाय थे, जबकि चीन में यह भिन्न है। चीनी परिवार वैसे निवेश नहीं करते जैसे अमेरिकी करते हैं। शेयर बाजार पर कई लोगों का भरोसा नहीं है। एक डेटा के मुताबिक चीन में करीब 70% घरेलू संपत्ति सीधे रियल एस्टेट से जुड़ी है। ना तो शेयर, ना ही बिजनेस, ना ही सेविंग्स अकाउंट, सिर्फ प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि वे सिर्फ क्रैश के शिकार नहीं हैं, बल्कि उसमें फंसे हुए हैं। कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई प्लान भी नहीं। यही वजह है कि लाखों परिवार अब आखिरकार यह महसूस कर रहे हैं कि जिस एक चीज पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उनका घर, हर महीने अपनी वैल्यू खो रहा है। यह उनकी रिटायरमेंट के लिए काम नहीं आएगा, यह उनके बच्चों की शादी में मदद नहीं करेगा, और अगर सब कुछ बिखर गया तो यह उन्हें बचा नहीं पाएगा। एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ के अनुसार यह हाउसिंग क्राइसिस 2008 की मंदी से 100 गुना ज्यादा बुरी हो सकती है। एवरग्रांडे की कहानी चीन के 1990 के दशक के बदलावों और जुए के खतरों को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। लाखों लोग गांवों को छोड़कर तेजी से बढ़ते शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर शहरीकरण अभूतपूर्व था, और इसके साथ ही आवास की जरूरत भी आई। 1988 में चीन ने अपने आवास प्रणाली में सुधार शुरू किया। दशकों तक शहरी घर राज्य द्वारा वितरित किए जाते थे। लोग अब सीधे घर खरीद सकते थे, जिससे घर खरीदने की एक बड़ी लहर शुरू हुई। एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स ने इसका लाभ लेकर देश के प्रमुख डेवलपर्स में से एक बन गए। 2018 में वे एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थे। आंकड़ों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि एवरग्रांडे इतनी बड़ी कंपनी है कि कभी फेल नहीं हो सकती, परंतु अंदर से यह कभी भी टिकाऊ नहीं थी। यह ताश के पत्तों का महल था, और जैसे ही हालात बदले, सब कुछ बिखरने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 2008 की मंदी में देखा था। अगर किसी ने गहराई से देखा होता तो उसे समझ आ जाता कि एवरग्रांडे में जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कंपनी के विशाल आकार के कारण कई तरीके जटिल थे। मैं इसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि रियल एस्टेट में डर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज्यादा था कि लोग ऐसे घर खरीद रहे थे जिनका निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था। एवरग्रांडे जैसी कंपनी आमतौर पर स्थानीय सरकार से जमीन लीज पर लेती थी। वे जमीन पर बनने वाले घरों को निर्माण शुरू होने से पहले ही पूरी कीमत पर बेच देते थे। रियल एस्टेट की अधिक मांग के कारण कंपनियों को बेचने में कभी दिक्कत नहीं होती थी। कई लोग भविष्य में अपनी रियल एस्टेट होने की उम्मीद में खुशी खुशी मॉर्गेज लेकर घर खरीद लेते थे। अब यहाँ जो बड़ी समस्या शुरू होती है वो ये है कि एवरग्रांडे जैसी कंपनियां आमतौर पर बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल निर्माण शुरू करने के लिए नहीं करती थी। नहीं नहीं नहीं, इसके बजाय वे उस पैसे का इस्तेमाल अधिक जमीन खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में करते थे, ताकि आगे चलकर और अधिक अपार्टमेंट्स बेच सकें। ये शुरुआत में ही एक बड़ी समस्या बन गई है। इसकी अनुमति पहले से ही नहीं देनी चाहिए थी। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस सिस्टम को देखकर समझ सकता है कि ये टिकाऊ नहीं है।
यही तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का काम है। पर इस जिम्मेदारी को उन्होंने स्थानीय सरकारों को सौंप दिया, जो एक और समस्या है। स्थानीय सरकारें एवरग्रांडे जैसी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही रियल एस्टेट पिरामिड योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो रही थीं। चीन की स्थानीय सरकारों द्वारा पैसा कमाने के प्रमुख तरीकों में से एक है एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स को जमीन पट्टे पर देना। प्रॉपर्टी डेवलपर्स जितना अधिक जोखिम उठाते थे, सरकार द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली जमीन की बोली उतनी ही ऊंची होती थी। स्थानीय सरकार की आय का लगभग 50% जमीन पट्टे से प्राप्त होता था। सरकार, जिसका दायित्व नागरिकों को जोखिम भरी प्रथाओं से बचाना है, वही इनसे भारी फायदा उठा रही है। यह विकृत प्रोत्साहनों का एक प्रमुख उदाहरण है। जमीन पट्टों के इर्द गिर्द होने वाले भ्रष्टाचार की चर्चा भी नहीं करनी पड़ी। जब तक किसी ने इन जोखिमों पर ध्यान दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2020 में चीन ने प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अत्यधिक कर्ज लेने से रोकने के लिए 3 रेड लाइंस नीति लागू की। एवरग्रांडे के लिए यह घातक साबित हुआ। नई लोन से वंचित, प्रोजेक्ट्स अधूरे और लाखों नाराज ग्राहकों के सवालों के बीच पूरा सिस्टम ध्वस्त होने लगा। तब एक और संदिग्ध तरीका सामने आया। एवरग्रांडे ने अधूरे और खाली मकानों को अपनी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाकर बैंकों से अधिक ऋण लेकर निर्माण पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन ये मकान पहले ही दूसरों को बेचे जा चुके थे, तो चाहे आप अकाउंटिंग का कितना भी जादू कर लें, इन्हें एवरग्रांडे की संपत्ति नहीं माना जा सकता। सबसे खराब बात यह है कि एवरग्रांडे अकेला ऐसा करने वाला नहीं था। चीन में ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां इसी तरह काम कर रही थीं। पूरा सेक्टर कर्ज में डूबा हुआ था। पोंजी स्कीम की तरह लगातार विकास ही इसे टिकाए रखने का एकमात्र तरीका है। लोगों का एवरग्रांडे की क्षमताओं पर विश्वास खोने तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे विश्वास है कि अब तक आप इसे समझ गए होंगे। ठीक यही हुआ था। कंपनी एक भुगतान चूक गई। 2021 तक ये अपने ऑन द शोर कर्ज पर डिफॉल्ट कर गई। एवरग्रांडे के $300 अरब के कर्ज पर डिफॉल्ट करने की खबर फैलते ही पूरी अर्थव्यवस्था में घबराहट छा गई। लोगों को एहसास हुआ कि यह समस्या एवरग्रांडे से परे है। रियल एस्टेट क्षेत्र कर्ज में डूबा है और बिखरने लगा है। चीनी डेवलपर्स पर लगभग $5.3 ट्रिलियन का कर्ज था। चीन भर में निर्माण स्थल सूने पड़ गए। सब रुक गया। हजारों खरीदारों को जिन्होंने पूरी रकम दे दी थी, उन्हें सिर्फ अधूरे मकानों के ढांचे मिले। इन अधूरे पड़े फ्लैट्स को सड़ते हुए अपार्टमेंट्स का नाम दिया गया और यही नाम चलन में आ गया। कुछ परिवार अपनी बात साबित करने के लिए अधूरी इमारतों में बिना पानी, बिजली या खिड़कियों के रहने लगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। मालिकों में से एक 55 वर्षीय महिला है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसे घर पर खर्च कर दी जिसमें अभी भी दीवारें कच्ची थीं, न तो पानी था और न ही गैस, और हर दिन वे भारी पानी की बोतलें सीढ़ियों से हाथों में उठाकर ऊपर ले जाती थीं। उनकी इमारत में एक अस्थायी बाहरी शौचालय था जिससे 20 से अधिक लोग साझा करते थे, और वह अकेली नहीं थी। जब भी इन घरों के मालिक निर्माण में देरी के बारे में पूछते थे, तो उन्हें बस एक के बाद एक बहाने ही सुनने को मिलते थे। स्थिति बिगड़ती गई। नागरिकों की जीवन भर की कमाई अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसी थी और अब वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। 1 जुलाई को मध्य चीन के एक प्रोजेक्ट के घर खरीदारों ने एक पत्र में कहा कि अगर निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं हुआ तो वे बैंक को मॉर्गेज की किस्तें देना बंद कर देंगे। एक प्रोजेक्ट में सामान्यतः हजारों घर होते हैं जिनका मूल्य सैकड़ों मिलियन डॉलर से अधिक होता है। आखिरकार यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट था और 1 अरब 60 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट पर ही नहीं रुकी। उसी शाम एक अन्य प्रोजेक्ट के होम बायर्स ने भी मॉर्गेज बॉयकॉट का ऐलान किया और यह आंदोलन देश भर में फैल गया। 12 जुलाई तक 100 प्रोजेक्ट्स बॉयकॉट में शामिल हुए और जब यह स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब तक चीन भर में 300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स तब तक मॉर्गेज पेमेंट्स का बहिष्कार कर रहे हैं जब तक निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं हो जाता। हजारों लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मॉर्गेज का भुगतान जानबूझकर रोक दिया है। निर्माण की देरी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। थियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद से इस प्रकार का संगठित विरोध काफी दुर्लभ रहा है। प्रतिवर्ष स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। सीसीपी सोशल मीडिया से वीडियो हटाती रहती है। प्रदर्शनकारियों को घसीट कर ले जाया जाता है और वे गायब हो जाते हैं। फिर भी लोग बार बार और अधिक मजबूती के साथ बाहर आते हैं। और चिंताजनक यह है कि जब रियल एस्टेट में परेशानी आई, लोग सुरक्षा के लिए बैंकों से कैश निकालने लगे। लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि बैंकों ने खाते फ्रीज कर दिए
पैसे गायब हो गए और जनता को जवाब देने वाला कोई नहीं था। 2008 और चीन की वर्तमान स्थिति में एक प्रमुख अंतर यह है कि अधिकांश ऋण उन घरों के लिए दिए गए हैं जो अभी तक निर्मित नहीं हुए हैं। बैंक डिफॉल्ट होने पर सिर्फ घर जब्त करके अपना नुकसान पूरा नहीं कर सकते। बैंकों को मजबूरन ये नुकसान सहने पड़ रहे हैं। डिफॉल्ट्स बढ़ते रहने पर बड़े बैंकों के बंद होने की संभावना है। चीन के एक प्रमुख बैंक ने लोगों की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के कार्यप्रणाली को आप में से अधिकांश जानते होंगे, लेकिन शेष के लिए मैं संक्षेप में समझाता हूं। बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे ऋण के रूप में देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर ब्याज से लाभ कमाएंगे। रिजर्व की आवश्यकता केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। मान लीजिए यह 10% है। इसका अर्थ है कि $100 की डिपॉजिट पर बैंकों को केवल $10 तिजोरी में रखना पड़ता है और वे $90 लोन देकर उस पर ब्याज ले सकते हैं। यह एक साधारण उदाहरण है, परंतु ऐसे लेन देन एक अर्थव्यवस्था में लाखों बार होते हैं। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली मूल रूप से इसी तरह काम करती है। हर $100 की जमा राशि पर बैंक लगभग $1000 का पैसा चलन में ला सकते हैं। पिछले एक सदी में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से हुआ है। यह प्रणाली काफी अच्छी है। यह प्रणाली तभी काम करती है जब जमाकर्ताओं को बैंक की पैसे की सुरक्षा पर भरोसा हो। अब अगर बैंक जिन ऋणों को दे रहे हैं उनमें से बहुत सारे बेकार हो जाएं, तो वह भरोसा कमजोर होने लगता है। 2008 के संकट के बाद अमेरिका ने सख्त ऋण नियम लागू किए ताकि बैंक सुनिश्चित करें कि वे किसे ऋण दे रहे हैं। चीनी बैंकों को जमाकर्ताओं का विश्वास खोने का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि कर्जदार अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। निकासी पर सीमाएं लगाना भरोसा निर्माण में बाधक है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से अपनी जमा राशि निकालते हैं तो उसे बैंक रन कहते हैं, जिससे बैंक डूब सकते हैं। उदाहरण के लिए झेंगजोउ में एक ग्रामीण बैंक द्वारा अरबों की जमा राशि फ्रीज करने के बाद चीन के पीपुल्स बैंक की शाखा के बाहर 1000 से ज्यादा लोग जुटे। पता चला कि बैंक स्वयं अवैध रूप से पैसा रियल एस्टेट परियोजनाओं और स्थानीय सरकारी वित्तीय एजेंसियों में निवेश कर रहे थे। जब निवेश खराब हुए, छोटे ऋणदाता ढहने लगे। नुकसान सीमित करने हेतु नियामकों ने सैकड़ों ग्रामीण बैंकों का विलय या बचाव किया। 2024 में 290 से ज्यादा छोटे ऋणदाताओं का विलय बड़ी सरकारी संस्थाओं में किया गया। यह रिकॉर्ड स्तर की सफाई है। चीन के ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 300-700 संस्थाएं हैं जिनके पास 57 ट्रिलियन युआन यानी लगभग $7.8 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो पूरे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के करीब 1/3 के बराबर है। समस्या यह है कि वास्तव में किसी को नहीं पता कि उस पैसे में से कितना जोखिम भरे रियल एस्टेट सौदों में जुए की तरह पहले ही गंवा दिया गया है। सरकारी बैंक भी ट्रिलियनों के कर्ज पर बैठे हैं और अगर डिफॉल्ट्स के संकेत मिलते हैं तो घबराहट और गिरावट की चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। यही वह जगह है जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दिक्कत है। चीनी अर्थव्यवस्था अपने वित्तीय और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर है। चीन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 30% रियल एस्टेट है और वहां की 7 में से 10 कंपनियां वित्तीय संस्थान हैं। पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विफल कंपनियों को बचाने के खिलाफ थी क्योंकि वे चीन में जोखिम भरे व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। सरकार को घाटे में डाल सकती है, ऐसी संभावना को देखते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी बेलआउट्स पर अपना रुख बदल रहे हैं। अन्य उद्योगों की स्थिति भी खराब है। व्यापारिक लाभ घट रहा है और लाखों रोजगार खत्म हो रहे हैं। 2024 में चीन के औद्योगिक मुनाफे में 3.3% की गिरावट आई, जो लगातार तीसरे साल गिरावट दर्शाती है। नेटो मोबाइल कंपनियों के मुनाफे में 8% की गिरावट आई। टेक और ग्रीन एनर्जी कंपनियों ने टिके रहने की कोशिश की, पर वे कुल नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई। परिवारों द्वारा नकदी की कमी के कारण बड़े खर्चों को टालने से कारों और घरों के लिए घरेलू आय नकारात्मक हो गया है। यहाँ तक कि युवाओं में बेरोजगारी दर भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। 2024 में ही 11.69 मिलियन कॉलेज ग्रेजुएट्स नौकरी बाजार में आए, पर अब डिग्री का मतलब करियर की गारंटी नहीं रहा। कैंपस जॉब फेयर में सीनियर्स की भीड़ है जो माता पिता से कम वेतन पर काम करने को विवश हैं। ऑनलाइन वे खुद को रॉटन टेल किड्स कहते हैं, जो चीन के घोस्ट सिटी के रॉटन टेल बिल्डिंग्स पर एक दुखद मजाक है और वे नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। राज्य मीडिया युवाओं से गरीब प्रांतों में जाने या व्यावसायिक नौकरियों से संतुष्ट होने को कह रहा है। चीन में बुजुर्गों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहां
60 साल से ऊपर के लगभग 24 मिलियन लोग अभी भी काम कर रहे हैं। यह श्रम बल का करीब 12.8% है। बेबी बूमर पीढ़ी के रिटायर होने से बुजुर्गों की संख्या और बढ़ेगी। स्थिति ऐसी ही है। परिवार अधूरे फ्लैट्स में रहने, छात्र मरे हुए नौकरी बाजार में स्नातक होने और बुजुर्ग माता पिता सिर्फ खाने के लिए थकाऊ काम करने को मजबूर हैं। चीन की अर्थव्यवस्था दशकों से उधार के पैसे पर टिकी रही है। अब उस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। फिच रेटिंग्स ने पिछले साल चीन के कर्ज के दृष्टिकोण को डाउनग्रेड किया और चेतावनी दी कि देश का भारी उधार गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। सरकार का कर्ज, चाहे वह केंद्रीय हो या स्थानीय, 2024 में जीडीपी के लगभग 61% से बढ़कर 2025 में 68.3% और फिर 2026 तक 74.2% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह चीन के कर्ज स्तर को 2009 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के स्तर से भी ऊपर ले जाएगा, परंतु इस बार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इसे संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह स्पष्ट है कि चीन वर्षों में सबसे बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। चीन द्वारा छिपे कर्ज को छुपाने हेतु रिकॉर्ड 10 ट्रिलियन युआन के नए बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने पर भी फिच ने चेतावनी दी कि यह मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। सच्चाई यह है कि बीजिंग के पास अब आसान समाधान खत्म होते जा रहे हैं। टैक्स कटौती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश और 5% विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। लेकिन जब जनता का विश्वास खो जाता है तो भारी खर्च भी काफी नहीं होता। और जैसे जैसे ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं, ज्यादा होम लोन नहीं चुकाए जा रहे हैं और ज्यादा बचत फंसी हुई है, दबाव और बढ़ता जा रहा है, विरोध और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इतिहास से सीख लेते हुए हमें आशा करनी चाहिए कि इसका अंत एक बार फिर सड़कों पर टैंकों के साथ न हो। शुक्रिया।